स्टूडेंट आज हम विज्ञान के जो तीसरा चैप्टर था आनुवंशिकी उसका अगला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे उस मटर के पौधे के कितने विपर्यासील लक्षण उन्होंने चूज किए थे या उनका चयन किया था। तो हमने कहा था कि मेंडल ने मटर के साथ जोड़िए जो विपर्यासील लक्षण थे उनको उन्होंने चयनित किया था। वो कौन कौन से थे? उसमें देखो, पादप की ऊंचाई जिसको लंबाई भी कहते हैं, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग, ये 7 लक्षण मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए छांटे थे। अब देखो, ये जैसे एक है पादप की ऊंचाई या लंबाई, ये एक लक्षण है। ये पुष्प की स्थिति, ये इसका दूसरा लक्षण हो गया। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले एक एक लक्षण लिए। जैसे पादप की ऊंचाई लिए, एक ही लक्षण था और एक ही लक्षण को लेकर अपना प्रयोग किया और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी वंशागति का अध्ययन किया। जब उन्होंने दो दो लक्षण लिए, देखो दो ले लिए, इनमें से कोई भी दो दो उठा लिए। जैसे पादप की ऊंचाई ले लिया, पुष्प की स्थिति ले ली, जैसे बीज की आकृति ले ली और बीज पत्र का रंग ले लिया, फली की आकृति ले ली, फली का रंग ले लिया। तो दो जो पास वाले रंग थे, उन दो दो लक्षणों को उन्होंने लेकर जब प्रयोग किया तो उसे हम कहेंगे कि उन्होंने दो लक्षण लेके था, अर्थात द्विसंकरण संकरण के प्रयोग किए थे। अब देखो, प्रत्येक लक्षण का कोई ना कोई जीन होता है, उस लक्षण को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई जीन जरूर होगा। और उस जीन के मेंडल के अनुसार दो रूप होते हैं, एक तो होता है प्रभावी रूप और दूसरा होता है अप्रभावी रूप। तो प्रभावी रूप को आप हमेशा कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में लिखेंगे और जो अप्रभावी रूप होता है उसको हम छोटे अक्षरों में या स्मॉल लेटर के अंदर लिखेंगे। जैसे ये जो प्रभावी है ये सभी प्रभावी जीन का रूप है और अप्रभावी ये अप्रभावी जीन का रूप है। ये प्रभावी तब तक जब तक रहेगा तब तक अपना प्रभाव दिखाएगा, अप्रभावी जब तक प्रभावी रहेगा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि प्रत्येक लक्षण का निर्धारण कोई ना कोई जीन। अब मेंडल ने उस जीन का नाम कारक दिया था। मेंडल के समय जीन शब्द नहीं आया था, उस समय उन्होंने जीन को क्या कहा था, कारक। तो ये जो लक्षण है ये देखो जीनों के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। उस जीनों के एक से ज़्यादा अलग अलग रूप होते हैं। मेंडल के अनुसार मुख्यतः दो ही रूप होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। हालांकि कुछ जीनों के रूप दो से अधिक भी होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये जीन होती है ये सब जीन जोड़ों में पाई जाती है। जोड़ों में कैसे? जैसे मान लीजिए ये प्रभावी जीन है, तो ये प्रभावी जीन देखो इस तरह से, या तो इसके साथ जुड़ा बना लेगी, या ये प्रभावी जीन अप्रभावी के साथ जुड़ा बना लेगी, या अप्रभावी जीन अप्रभावी के साथ जुड़ा बना लेगी। तो ये हमेशा जीन है वो जोड़ों में ही पाई जाती है, पेयर्स के अंदर पाई जाती है। तो इसी का आधार बनाते हुए देखो अपन आज हम मेंडल के द्वारा जो शब्दावली काम में ली गई उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, आज हमारा टॉपिक है कि आनुवांशिक शब्दावली। आनुवांशिक शब्दावली का मतलब है कि आनुवांशिकी जेनेटिक्स के अंदर जब अपन बार बार आगे प्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द बार बार आएंगे। तो वो शब्द क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषा क्या होती है। तो देखो, आनुवांशिकी में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्द, तो आगे जब ये शब्द आएंगे तो आपके लिए नए नए रहेंगे, तो उससे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। तो पहला देखो, पहला है जीन। जीन क्या होता है? देखो, सजीव का कोई भी लक्षण हो, चाहे उसकी त्वचा का रंग हो, चाहे उसके बालों का रंग हो, चाहे वो पुष्प का रंग हो, चाहे वो फली की आकृति हो, चाहे फली का आकार हो, चाहे वो लंबाई हो पौधे की, कोई भी लक्षण हो, उसका नियंत्रण जीन के द्वारा होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जीव का प्रत्येक लक्षण का निर्धारण कोई ना कोई जीन करता है। मेंडल के अनुसार सजीव के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कारक करते हैं। अब ये देखो, ये आपको ध्यान देना है कि मेंडल जब थे 1866 में उन्होंने अपने प्रयोग प्रकाशित कर दिए थे। तो 1866 तक ये जीन शब्द था ही नहीं। तो उन्होंने ये जीन शब्द तो था नहीं, तो उस जीन की जगह उन्होंने जो शब्द काम में लिया वो क्या था, कारक। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल ने जीन की जगह कौन सा शब्द काम में लिया था, कारक। अर्थात हम जीन को ही क्या कहते हैं, कारक, या कारक को ही क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो मेंडल के अनुसार सजीव के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कारक करते हैं। अर्थात मेंडल ने जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया था। देखो, ये छोटा प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपके 10 प्रश्न आएंगे बस वाले।
जिसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, जिसकी मल्टीपल चॉइस। तो उस तरह का ये प्रश्न बनता है कि मेंडल ने जीन के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया, तो वो शब्द कौन सा था, कारक, याद रखिएगा। देखो, तो मेंडल ने जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया और बाद में जॉनसन ने देखो इस कारक को ही क्या नाम दे दिया, जीन नाम दे दिया। तो 1909 में जाकर जॉनसन नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस कारक को ही क्या कह दिया, जीन कह दिया। तो लगभग 40 साल बाद में, 40 मतलब 43 साल हो गए, 43 साल बाद में जाकर जॉनसन ने जीन को, कारक को जीन कहा। अर्थात वर्तमान में कारकों को ही क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि मेंडल के समय जीन शब्द नहीं था और मेंडल ने जीन शब्द की जगह कारक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने ये कह दिया कि सजीवों का लक्षणों का नियंत्रण कारकों के द्वारा होता है, और अभी हम वर्तमान में क्या कहते हैं कि सजीव के लक्षणों का नियंत्रण जीनों के द्वारा होता है, और दोनों एक ही है। दूसरा देखते हैं अपन, देखो युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी को हम एलील भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, युग्म विकल्पी या एलील। ठीक है, अभी हमने इससे ठीक पहले हमने जो 7 लक्षण पढ़े थे उनमें ही हमने देखा था कि जो जीन होती है, एक लक्षण को निर्धारित करने वाली जो जीन होती है, उसके एक से ज़्यादा रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कारक है, जैसे मेंडल का कारक मान ले या जीन मान ले हम, तो इस जीन के 2 रूप है जैसे मुख्यतः मेंडल के अनुसार। एक तो रूप हो गया प्रभावी और दूसरा हो गया अप्रभावी। तो ये 2 रूप हो गए। प्रभावी रूप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और अप्रभावी को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो देखो, ये जो रूप है अलग अलग, इन्हीं रूपों को हम युग्म विकल्पी कहते हैं। देखो, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो हमेशा जीन जोड़े में होती है, आपको जोड़ा बनाना है। वो जोड़ा या तो प्रभावी के साथ प्रभावी बनेगा या अप्रभावी के साथ अप्रभावी बना लेगा, या अप्रभावी अप्रभावी के साथ बना लेता है। तो देखो, एक कारक या जीन के एक से अधिक भिन्न विपर्यासी रूपों को, विपर्यासी का मतलब हो गया जिसके गुण अलग होते हैं या अलग गुणवत्ता वाला, तो जो भिन्न विपर्यासी रूप होते हैं उन रूपों को ही युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। तो क्या परिभाषा दोगे इसकी, इंपॉर्टेंट है ये, देखो ध्यान रखिएगा, युग्म विकल्पी एलील क्या होते हैं। किसी कारक या जीन के एक से अधिक अलग अलग रूप होते हैं, उन्हें ही हम युग्म विकल्पी कहते हैं। ऐसे याद कर लेना इसको। ये विकल्पी देखो प्रभावी भी हो सकते हैं या अप्रभावी होते हैं, और ये विकल्पी हमेशा जोड़ों में रहते हैं। जैसे जोड़ों में कैसे, जैसे मान लीजिए लंबेपन वाला जीन का प्रभावी रूप कैपिटल टी में, ये इस रूप में भी हो सकता है या स्मॉल टी रूप में भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम कैपिटल अगर उपस्थित है तो कैपिटल लिखते हैं और स्मॉल लेटर को बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से जीन है वो जोड़ों में पाए जाते हैं। देखो, अभी इस यहाँ पर हम देखें इन 3 प्रकार के जो ये जनक है, उनमें देखो टोटली 2 ही तरह की जीन है, एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो इसके 2 ही रूप हैं, प्रभावी और अप्रभावी। जैसे मान लो पौधे की एक उदाहरण है, जैसे पौधे की लंबाई को नियंत्रण करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी किसको दिखाता है, लंबेपन को दर्शाता है, और छोटा वाला टी किसको दिखाता है, बूनापन को दिखाता है। तो परीक्षा में प्रश्न देखो इस तरह से आता है कि पौधे की लंबाई को नियंत्रण करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी कौन कौन से होते हैं, लिखिए। तो आपको इतना लिख देना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबेपन वाले गुण दिखाता है और स्मॉल टी बौनापन का गुण दिखाता है। इसी तरह से मान लो जैसे बीज की आकृति को नियंत्रण करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी कौन कौन से हैं, तो वो हो जाते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर जैसे राउंड गोलाकार है, और स्मॉल आर हम किसको कह देते हैं, झुर्रीदार। तो गोल और झुर्रीदार बीज होते हैं। तो इसके 2 जीन हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात इसके 2 युग्म विकल्पी हो गए, एक तो प्रभावी हो गया, एक अप्रभावी। तो मेंडल ने तो इतना ही कहा था कि 2 ही रूप होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी रूप। तो युग्म विकल्पी से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एक जीन है उसके 2 रूप है, प्रभावी और अप्रभावी, और वो जीन हमेशा जोड़े में पाई जाती है। देखो, वो जोड़ा किस तरह से बने, तो हमने ये बता दिया कि वो जोड़ा या तो खुद के प्रभावी के साथ जोड़ा बना सकती है, या किसी अप्रभावी के साथ बना सकती है, या अप्रभावी अप्रभावी के साथ अपना जोड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो समयुग्म जी। देखो, सम यानी समान, और युग्म जी यानी जो जोड़ा होता है वो जोड़ा समान हो। तो कैसे,
कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों जो युग्म विकल्प होते हैं एक समान हो। अर्थात जैसे कोई भी लक्षण का किसी भी लक्षण को कोई जीन नियंत्रित करता है तो उस जीन के जो जितने भी युग्म विकल्पी है, अगर वो दो ही होते हैं मुख्यतः, तो वो दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी एक समान है, स्मॉल टी क्या है, एक समान है, तो हम इसको समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल आर ये समयुग्मजी है, स्मॉल आर ये समयुग्मजी है, कैपिटल ए ये समयुग्मजी है, स्मॉल ए समयुग्मजी है। इसी तरह से मान लीजिए कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू ये सब समयुग्मजी होते हैं। तो आप देखते हो कि जो जोड़े के अंदर जो जीन उपस्थित होते हैं उनका एक समान है, ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल है, ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है। तो हम ये कह रहे हैं बहुत साधारण भाषा में सम यानी समान। अर्थात आप कह सकते हो कि युग्म विकल्पी के जीन के दोनों रूप एक समान हो। युग्म विकल्पी के दोनों जीन एक अवस्था में हो, अगर प्रभावी है तो वो भी प्रभावी, अगर अप्रभावी है तो वो भी अप्रभावी, दोनों रूप एक समान होने चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे, समयुग्मजी। नेक्स्ट देखो विषम युग्मजी। विषम युग्मजी क्या होता है? विषम युग्मजी देखो, विषम का मतलब होता है अलग अलग, विषम का मतलब हो गया अलग अलग, और युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। तो जोड़े में दोनों अलग अलग हो तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जब युग्म विकल्पी के दोनों रूप देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जब युग्म विकल्पी के दोनों रूप यानी जोड़े के दोनों रूप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे मान लो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का रूप अलग अलग हो गया, एक प्रभावी और एक प्रभावी। जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू, तो ये सब क्या हो गए, विषम युग्मजी हो गई। एक तो कैपिटल है, एक तो प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है, तो दोनों रूप अलग अलग हो गए। तो इस तरह से जब भी हम दोनों रूप अलग अलग लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट है लक्षण पर रूप, फिनोटाइप। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिनोटाइप। ये दोनों वर्ड, और एक होता है जीन पर रूप और जीनोटाइप, ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो लक्षण पर रूप में देखो, लक्षण का प्ररूप, अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पौधा है, ये जैसे मटर का पौधा है हमारे पास, तो इस पर जैसे मान लीजिए ये आपको इस पे पुष्प लगे हुए हैं, तो इस मटर के पौधे को आप देख रहे हो, तो जब इस पौधे के जो आप संरचना आंखों से देख सकते हो, बाहर से आपको दिखाई दे रही है कि ये पौधा लंबा है या बौना है, इसको आप देख सकते हो। इस पर बैंगनी कलर के या सफ़ेद कलर के पुष्प लगे हुए हैं, फुली हुई है, पिचकी हुई है, हरी है या पीली है, तो ये सब आप देख सकते हो। तो जिस लक्षण को आप बाह्य रूप से देख सकते हो उसे ही हम क्या कहते हैं, लक्षण पर रूप कहते हैं। लेकिन हम इसके जिन्हों को नहीं देख सकते, देखो इसके जिन्हों को देख नहीं सकते, बस उनको हम लिखते हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो लक्षण पर रूप तो क्या होता है, हम उसके लक्षणों को देख सकते हैं, और जब हम इन लक्षणों को जिनों के रूप में लिखें तो हम उसको कहते हैं जीन पर रूप। तो देखो, जब सजीव के लक्षणों को बाह्य रूप में देखा जा सके उसे लक्षण पर रूप कहते हैं। हम उनको देख सकते हैं, जैसे पौधे की लंबाई को देख सकते हैं, पुष्प का रंग कैसा होता है उसको देख सकते हैं, फली का रंग कैसा होता है, फली की आकृति कैसी होती है, इन सब को हम देख सकते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, लक्षण पर रूप या फिनोटाइप। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि लक्षण पर रूप किसे कहते हैं, तो सजीव के वे लक्षण जिनको हम बाह्य रूप से देख सकते हैं उन्हें लक्षण पर रूप कहते हैं। अब आता है देखो जीन पर रूप या जीनोटाइप। जीन पर रूप यानी जीनों का प्ररूप लिखेंगे अपन। तो जैसे एक लंबा पौधा है, अब लंबे पौधे को देखो इस तरह से दोनों तरफ से लिख सकते हैं अपन, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक कैपिटल टी उपस्थित है वो ही अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये दोनों ही लंबे पौधे हैं। तो जब हम इस पौधे को बाहर से देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि ये शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है, तब हम क्या करेंगे, इसके जीन लिखते हैं। तो देखो सजीव के किसी लक्षण की आनुवांशिक रचना को ही जीन प्ररूप कहते हैं। या क्या कह सकते हो कि सजीव के किसी लक्षण की आनुवांशिक रचना, या उसकी क्या कह सकते हो आप, जीन संरचना। जीन संरचना को ही जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे पौधे को हम क्या लिखेंगे,
कैपिटल टी कैपिटल टी, जोड़े में लिखना है, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध लंबे पौधे को क्या लिखते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो ये दोनों बराबर लंबाई के होते हैं, तो बाहर से देखें ना तो हमें ये केवल लंबे दिखते हैं, लक्षण रूप देखें तो दोनों लंबे दिखेंगे, लेकिन जब इसके जीन लिखते हैं तब अपन को पता चलता है कि ये तो शुद्ध लंबा है और ये अशुद्ध लंबा है। तो जब हम जीनी संरचना देखते हैं तो उसे जीन पर रूप कहते हैं, जब बाह्य लक्षण देखते हैं तो उसको लक्षण पर रूप कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण देखो, प्रभावी लक्षण क्या होता है? देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लंबा पौधा है और एक बोना पौधा है, हमने शुद्ध लंबा लिया है, शुद्ध बोना लिया है, एकदम एक बार लिख लेते हैं इनको। देखो शुद्ध लंबे को हम इसी से प्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी, शुद्ध बोने को करेंगे स्मॉल टी से। अब देखो इसमें पुष्प लगेंगे, इन दोनों पौधों पर पुष्प लगेंगे तो इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। तो इसमें नर युग्मक बनते समय गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, तो इसके इसके आधे हो गए और इसके भी आधे हो गए। देखो ये आधे आधे हो गए कि दोनों में से आधा ये, दोनों में से आधा ये। अब इन दोनों का हम एक जगह करते हैं जिसको हम कहते हैं निषेचन या संकरण। देखो अब इन दोनों में हमने संकरण करवाया तो ये प्राप्त हुई अपन को कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये पहली पीढ़ी। तो जनकों से जब पहली पीढ़ी प्राप्त होती है तो उसको हम कहते हैं F1 पीढ़ी। अब देखो अब इस F1 पीढ़ी आगे देखो इनसे जो पौधे बनेंगे उनसे फिर उनसे पुष्प आएंगे, फिर वहाँ पर नेक्स्ट पीढ़ी बनेगी। तो इसके बाद में जो पीढ़ी बनेगी वो बनेगी F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी, F1 के बाद में F1 पीढ़ी से नेक्स्ट कौन सी पीढ़ी बनेगी? F2 पीढ़ी बनेगी। तो देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, तो जब तक प्रभावी का जीन उपस्थित होता है, प्रभावी जीन ही अपना प्रभाव दिखाता है। अप्रभावी जीन ये जो स्मॉल टी है ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ पर पहली पीढ़ी में ये जो पौधा होगा ये लंबा होगा। ये लंबा क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल टी या प्रभावी कारक जब तक उपस्थित है तब तक ये स्मॉल टी यानी अप्रभावी कारक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो इस कारण से ये पौधा कैसा हुआ? लंबा हुआ। तो ये लक्षण लंबेपन वाला देखो यहाँ पर प्रकट हो गया, बोनेपन वाला लक्षण यहाँ पर प्रकट नहीं हुआ। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखा देता है उसको तो कहते हैं प्रभावी लक्षण। तो ये कौन सा लक्षण हो गया? प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में नहीं दिखा पाया तो इसको हम क्या कह देंगे? अप्रभावी लक्षण है। देखो ये बोना बना ही नहीं, तो इसका मतलब ये बोनेपन वाला लक्षण बाहर से अपन दिखा ही नहीं। जीन तो इसका है लेकिन बाहर से अपन को लक्षण रूप नहीं दिख रहा है इसका, जबकि ये जो प्रभावी लक्षण है इसने अपना प्रभाव दिखा दिया। तो इसी आधार पर देखो हम पढ़ेंगे कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट करता है। देखो प्रकट करता है या प्रदर्शित करता है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को दिखा देता है या प्रकट करता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी का तो जैसे कौन सा हुआ? लंबापन हुआ ना, और अप्रभावी का कौन सा हुआ? बोनापन। तो बोनेपन ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, लंबेपन ने अपना प्रभाव दिखाया, तो लंबापन तो हो गया प्रभावी लक्षण और बोनापन क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण। अब देखो एक संकर संकरण प्रयोग, अभी ये एक्सपेरिमेंट है। देखो अभी हमने 7 लक्षण पढ़े थे मेंडल के, उनमें से जब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए केवल एक ही लक्षण को चुना तो तब उसे कहेंगे एक संकर संकरण। अगर जब उन्होंने 2 को चुना तो उसको कह देंगे द्विसंकर संकरण। और जब 3 को चुनते हैं तो उनको कहते हैं त्रि, और त्रि से ज़्यादा करते हैं तो चतुर, फिर आगे बहुसंकरण हम कह देते हैं। तो देखो एक संकर संकरण, देखो वह संकरण प्रयोग, संकरण देखो क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का जो निषेचन करवाया ना, ये प्रक्रिया क्या कहलाइए? संकरण। देखो तो ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई अपनी संतति। तो वह संकरण प्रयोग जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ये याद रखिएगा। आपकी किताब के अनुसार इसमें बताया गया है कि वह संकरण प्रयोग जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। एक ही लक्षण लिया उन्होंने,
या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब एक जोड़ी लक्षण लेकर संकरण करवाया जाता है तो उसे एक संकरण संकरण कहते हैं। या इसको ऐसा कह दो कि वह संकरण प्रयोग जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। एक ही लक्षण की वंशागति का मतलब है एक ही लक्षण लिया है, चाहे वो लंबेपन ले लो, चाहे पुष्प की स्थिति ले लो, चाहे पुष्प का रंग ले लो, सातों में से एक ही लक्षण केवल, उसे एक संकरण संकरण कहते हैं। जैसे एक ले लिया लंबा और बोना पौधा, तो एक ही लक्षण हुआ ये, तो इस कारण इसको क्या कह रहे हैं, एक संकर संकरण। देखो द्विसंकरण संकरण, द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, तो जब दो दो लक्षण ले लिए तो वह संकरण प्रयोग जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो लक्षण लेकर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण का अध्ययन कर रहे हैं ना, वंशागति का, तो उसे क्या कह रहे हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे दो लक्षण कौन कौन से लिए, एक उदाहरण है पीला और गोला कार बीज ले लिया, हरा और झुर्रीदार, तो गोल और हरे, सॉरी पीला और हरे और गोल और झुर्रीदार, तो ये दो दो लक्षण ले लिया हमने। देखो इसमें ये दो लक्षण है, ये दो लक्षण, तो जब दो दो लक्षण लेकर हम प्रयोग करते हैं संकरण का तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये है आपका त्रिसंकरण संकरण प्रयोग। उसमें इसमें हो जाएगा कि इसमें हम तीन तीन लक्षण लेंगे। त्रि का मतलब हो गया तीन, तो वह संकरण प्रयोग जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ये में मुख्य बात है इसकी, इसे त्रिसंकरण संकरण कहते हैं। तीन तीन लक्षण ले लो, सात में से तीन लक्षण ले लिया तो वो त्रिसंकरण हो गया। अब देखो इससे आगे भी फिर वैज्ञानिकों ने लिए, उसको कहते हैं बहुसंकर संकरण। तो वह संकरण प्रयोग जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर लिया, जैसे चार लक्षण ले लिए, पांच ले लिए, तो जब अनेक लक्षण ले लेते हैं और उनके वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बहुसंकर संकरण। नेक्स्ट देखो जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी कौन सी होती है, जनक वो होते हैं जो संतति पैदा करते हैं, उन्हीं को तो हम जनक कहते हैं, या इनको कहते हैं पेरेंट्स, है ना। तो पेरेंट्स जो जनरेशन होती है, पेरेंट्स कौन होते हैं, जो संतति उत्पन्न करते हैं। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का उपयोग किया जाता है उनको जनक पीढ़ी कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, जनक पीढ़ी। देखो इसे पी से भी अपन लिखते हैं, पी का मतलब होता है पेरेंट्स। तो जिन पौधों का उपयोग किया जाता है जिनसे संतति पैदा की जाती है उन पौधों को हम क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी। अब जनकों से देखो, जनकों का जब संकरण होता है पहली बार तो उनसे जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, F1 पीढ़ी। तो नेक्स्ट है F1 पीढ़ी। जनकों के संकरण से प्राप्त होने वाली प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। जैसे ये कैपिटल टी लंबा पौधा ले लिया, स्मॉल टी बोना ले लिया, इसमें युग्मक बना, आधे हो गए युग्मक, इसके भी आधे हो गए, और जब इन दोनों का संकरण करवाया तो ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, जनकों के संकरण से जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसी को F1 पीढ़ी कहते हैं। और F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी के संकरण से, जब F1 पीढ़ी के संकरण होगा उसके पौधों के बीच में, तो F1 पीढ़ी के संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी कहते हैं। नेक्स्ट देखो परीक्षण संकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षण संकरण या इसको क्या कहते हैं अपन, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखो टेस्ट क्रॉस, इसमें टेस्ट करवाया जाता है कि पौधा है प्रभावी है प्रभावी है। तो ध्यान रखिएगा, वह संकरण प्रयोग जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक से किया जाता है, अप्रभावी वाले जनक से। जैसे ऊपर अपने देखा F1 पीढ़ी कौन सी हुई, ये हुई है F1 पीढ़ी, इसका हम संकरण करवा देते हैं अप्रभावी जनक से। देखो ये जो हमने संकरण करवाया तो ये कौन सा है, ये परीक्षण संकरण हो गया। देखो परीक्षण संकरण, तो जब F1 पीढ़ी का संकरण हम अप्रभावी लक्षण वाला जनक ले लें, अप्रभावी वाले लक्षण वाला जनक ले लें तो उसके साथ संकरण करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण। तो इससे हम ये देखते हैं कि जो पौधा है, ये जो हमने पौधा लिया है, ये जो विषम युग्म जी या F1 पीढ़ी का जो पौधा लिया है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, तो इसका हम टेस्ट कर सकते हैं इसकी सहायता से। फिर नेक्स्ट देखो संकर पूर्वज या पश्च संकरण या बेक क्रॉस भी इसको कहते हैं। बेक क्रॉस मतलब पीछे से किसी से भी आप क्रॉस करा दो, तो इसमें सेम है। देखो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से, अब दोनों जनक चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, में से किसी एक के साथ किया जाता है तो संकरण पूर्वज या पश्च संकरण कहते हैं। देखो तो
इसमें तो हमने क्या कहा, केवल और केवल अप्रभावी जनक से करवाते हैं। इसमें हम प्रभावी से भी करवा सकते हैं तो अप्रभावी से भी करवा सकते हैं। तो दोनों F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी के भी साथ करवाया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखो, व्युत्क्रम संकरण, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षण संकरण और व्युत्क्रम, ये पश्च संकरण, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। देखो, बैक क्रॉस हो गया कि दोनों जनकों में से आप किसी के भी साथ करवा दो तो वो बैक क्रॉस या पश्च संकरण हो गया। संकर पूर्वज, संकर के पूर्वजों से उसका वापस संकरण करवा दिया गया। व्युत्क्रम संकरण, देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है हम इसको व्युत्क्रमित कर दें, उल्टा कर दें। देखो इस तरह से, जैसे वह संकरण जिसमें एक पादप है ए पादप, वो नर के रूप में ले लिया हमने, और बी पादप को ले लिया मादा जनक के रूप में। वह संकरण जिसमें ए पादप को नर व बी पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा दूसरे संकरण में, देखो नेक्स्ट उसका जो संकरण होगा ना, उसमें क्या करेंगे, अलग जो संकरण होगा उसमें ए पादप को तो लेंगे मादा के रूप में और बी पादप को लेंगे नर के रूप में। तो हमने इसका जो लिंग है वो बदल दिया, पहले ए नर था, बी मादा था, अब एक को मादा कर दिया और बी को नर कर दिया, तो हमने उल्टा कर दिया इनका लिंग। तो इस तरह से जब हम संकरण करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कहेंगे, व्युत्क्रम संकरण कहेंगे इसको। तो इसमें क्या लिखोगे, वह संकरण जिसमें ए पादप को नर व बी पादप को मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा के रूप में ले लिया और बी पादप को नर के रूप में ले लिया। हमने लिंग उल्टा कर दिया। जैसे मान लो पहले लंबा और बौना पौधा लिया, तो इसको लंबेपन को ले लिया हम नर के रूप में, बौनेपन को ले लिया हमने मादा के रूप में। ये तो पहला संकरण था। अब अगले दूसरे संकरण में हमने क्या किया, इस लंबेपन वाल को तो ले लिया मादा के रूप में, पहले नर था मादा के रूप में ले लिया, और अब बौनेपन को जो पहले मादा था अब उसको नर के रूप में ले लिया। तो इस तरह का संकरण क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखो, एक संकर संकरण अनुपात। तो अब जब हम एक संकरण प्रयोग करेंगे तो उसमें जो भी हमें अनुपात प्राप्त होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक संकरण अनुपात कहेंगे। तो क्या कहेंगे, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को ही एक संकरण अनुपात कहते हैं। तो हम देखो इनकी जो F2PD होगी उसके अनुपात ज्ञात करेंगे। F2PD के एक तो लक्षण पर रूप देखेंगे अपन, और उसका एक जीन पर रूप देखेंगे। लक्षण पर रूप और जीन पर रूप, जैसे एक संकरण पर पीडी को जब हम संकरण करेंगे तो उसका लक्षण पर रूप आता है 3:1, याद रखिएगा, और जीन पर रूप आएगा उसका 1:2:1। 4 पौधे प्राप्त होंगे अपन को F2PD में एक संकरण में, लेकिन उनको अपन बाहर से देखेंगे तो 3 तो एक जैसे दिखेंगे और एक अकेला अलग दिखेगा। जबकि अपन जीन निकालेंगे ना उसके, तो एक अलग रहेगा, 2 समान रहेंगे और फिर एक अलग रहेगा, तो ये जीन पर रूप होगा। उसी तरह से द्विसंकर संकरण अनुपात है। तो द्विसंकर संकरण अनुपात के अंदर क्या होता है कि जब हम द्विसंकरण का प्रयोग करते हैं और द्विसंकरण का प्रयोग करने के पश्चात उनमें जो हमें जितने भी उसके जो अनुपात प्राप्त होते हैं वो अनुपात को हम द्विसंकर संकरण अनुपात कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने F2PD ली इसकी, तो F2PD के हम इसके भी लक्षण पर रूप देखेंगे, लक्षण पर रूप, और इसके जीन पर रूप भी देखेंगे। तो द्विसंकरण का मतलब हमने कितने लक्षण लिए, 2 लक्षण लेकर प्रयोग किए हैं, और एक संकरण का मतलब क्या हो गया, एक ही लक्षण लिया है हमने। देखो तो अब द्विसंकरण अनुपात करेंगे तो F2PD में 16 संतति पैदा होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसमें होगी केवल 4 संतति पैदा। तो F2PD द्विसंकरण अनुपात लेंगे F2PD का लक्षण पर रूप जीन पर रूप। तो देखो इसका जो F2PD का जो लक्षण पर रूप आएगा ना, वो तो आएगा 9:3:3:1। तो इस तरह से 16 जो संतान है वो या पौधे बन गए। और जब हम इसका जीन पर रूप निकालेंगे तो देखो उसका अनुपात होगा 1:2:2, 4:1:2, 1:2:1।
इस तरह से इसको हम याद करेंगे। तो 9:3:3:1 और इसको आप याद करोगे 1:2:2, 4:1:2 और 1:1:2:1 अर्थात 122, 412, 121 इस तरह याद कर लेना इसको। 122, 412 और 121, तो ये हमारे द्विसंकरण के अनुपात होते हैं। तो ये नेक्स्ट लेसन में आएंगे तो आपके लिए ये नए नए रहेंगे। तो आज हमने केवल मेंडल के जो नियम है उनमें जो शब्द काम में आएंगे बार बार उस शब्दों को हमने देखा, और इनमें से क्या है कि वो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, एक संकरण संकरण प्रयोग का लक्षण प्रारूप लिखिए, तो आपको इतना लिखना होता है 3:1। एक संकरण संकरण प्रयोग के F2PD का जिन प्रारूप लिखिए, तो 1:2:1। द्विसंकरण प्रयोग के F2PD का लक्षण प्रारूप लिखिए, 9:3:3:1 और जिन प्रारूप लिखिए तो 122, 412, 121 इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और इसके अलावा अलग प्रश्न बनते हैं जो युग्म विकल्पी वाला है या परीक्षण संकरण है या जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, उनको आप एक बार इनको सभी को ध्यान से पढ़ लीजिए।